हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सीरीज है प्रीवियस ईयर पेपर, यूपीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज नंबर 3 है, यानी कि आज का जो पेपर है वो 2017 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो जो छात्र नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि सरकारी मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर लें। ठीक है। आपकी क्लासेस लगातार आपको 9 बजे मिलती रहेगी, यानी कि 9 बजे जो आपकी क्लासेस होगी वो आपका प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर ही रहेगा। ठीक है। तो डेली आपको 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस पूरी रहेगी। और सैटरडे को भी आपको एक हिंदी की क्लासेस मिलेगी, यानी कि हर सैटरडे जो होगी आपको हिंदी की क्लासेस मिलेगी। और मंडे टू फ्राइडे जो आपकी क्लासेस होगी वो आपकी मैथ की क्लासेस होगी। ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस, ये तो आपका मंडे टू फ्राइडे जो 9 बजे क्लासेस चलेगी वो आपका यानी कि प्रैक्टिस सेट इसमें रहेगा और प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। और जो आपकी 10 बजे से क्लासेस होगी वो आपका चैप्टर वाइज होगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो एक आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस जो रहेगी वो 10 बजे से रहेगी। तो 10 बजे से आप सभी लोग चैप्टर वाइज पढ़िए और प्रैक्टिस करने के लिए 9 से 10 आप पढ़िए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमने आपको बता ही दिया, आज का जो पेपर है वो 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर का 2017 का है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि संख्या 604 डैश 6 कॉमा 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान है इस पर कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए जो आपका 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हो। 11 का डिविजिबल का रूल यह होता है कि जो ऑड संख्या पे है, जो इवन संख्या पे है, उनको सबको अलग अलग जोड़कर आप माइनस कर दें एक दूसरे से, यानी कि इवन नंबर को ऑड नंबर से माइनस कर दें और जो भी आए उसको 11 से आप डिविजिबल करके देख लें। अगर सही होगा, अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वह आपका डिविजिबल है। अगर मान लीजिए डिविजिबल नहीं होता है तो समझ लीजिए वह संख्या गलत है। तो अब इसमें आप देखो, जैसे यहाँ पे 6 है, 4 है और 6 है, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 से 16, यानी कि और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। अब आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो जीरो है, यानी ऑड नंबर पे क्या है? जीरो है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यानी कि इन दोनों को, यहाँ पे जो भी संख्या हो उसको ऐड करके यहाँ पर माइनस करेंगे और 11 से वह कट जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं सपोज, तो 5 में जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। और 16 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 16 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 11 5 16 होता है। तो 11 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एक रख के देखते हो तो एक रख के आपका नहीं होगा, 3 भी रख के देखते हो तब भी नहीं डिवाइड होगा, 7 रख के देखोगे तब भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, यानी कि 92 नंबर। 92 नंबर दिया गया है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावना व्यक्ति कौन थे? प्रतिभावन व्यक्ति कौन थे? तो 20वीं सदी की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप बताइए। ठीक है। तो 92 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो श्रीनिवास रामानुजन है, यानी कि जो 20वीं सदी के हैं स्वशिक्षित भारतीय वो कौन है? श्रीनिवास रामानुजन जी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 93 नंबर। इसमें देखो ये पैडागोजी से नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन विशेषज्ञ हैं, कौन सा एक साइंटिस्ट हैं, जीरो की खोज किसने किया। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको एक बार पता रहना जरूरी होता है। ठीक है। तो 93 क्वेश्चन ये दिया गया है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो संख्याएं क्या है ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना, बड़ी संख्या का दुगुना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है।
तो वे संख्याएं क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इधर ये लेफ्ट साइड इसको करके यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आप करोगे। इसमें ये बोला गया था, एक आप बड़ी संख्या को आप मान लीजिए x और छोटी संख्या को आप मान लीजिए y। ठीक है, बड़ी संख्या को आप मान लीजिए x और छोटी संख्या को आप मान लीजिए y। ठीक है, तो बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया। तो आपसे ये बोला गया था बड़ी संख्या का दुगना, यानी कि दुगना मतलब 2 गुणे x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना से 3 अधिक है, तो यानी कि माइनस इसीलिए हमने कर दिया कि 3 अधिक है इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में ये बोला बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या के 4 गुना यानी जो आपका x है वो 4 गुना 4x हो जाएगा, और छोटी संख्या के तिगुना, छोटी संख्या का तिगुना यानी कि 3y हो जाएगा, और इनका जो योग है वो 71 है, यानी कि प्लस 71। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा और ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, एक को बराबर कर लो, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। अगर x को बराबर करोगे तो y की वैल्यू निकल आ जाएगी, y को बराबर करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो आप एक काम करो, x को बराबर कर लो। तो x को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x माइनस 2 पंचे 10y, और इसको कर दोगे 2 3 6। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, 13y इज इक्वल टू 71 में से 6 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 13 पचे 65, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अगर आपको इतने से ही आंसर चेक करना है तो किस में 5 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में 5 आ रहा है, तो y की वैल्यू 5 आ गया। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो अब ये करोगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या रख दोगे 5, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, ये माइनस का है, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 3 कर दो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो x बराबर करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 14, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, यानी कि 94 नंबर में ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंगा होगा। तो इसको आप बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो सभी लोग कमेंट जरूर करिए साथ साथ। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है कि आपको ये पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं, आपका आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके क्वेश्चंस गलत भी हों, लेकिन जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा तब आपका ये गलत नहीं होगा। आज से आपको 10 बजे से यानी कि 10:05 से आपको क्लासेस यानी कि चैप्टर वाइज भी मिलेगा। तो अभी आप इस क्लास को देखिए, इस क्लास को देखने के बाद आप कहीं और मत जाइएगा, 10 बजे से आपको सेकंड क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखो, जब भी अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंगा होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कोई सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कोई भी आपको दिया रहे, अगर घन के रूप में दिया गया है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्यों होता है, 6 क्यों लिखा जाता है, ये घन जो होता है वो आपका लूडो होता है, यानी कि जो क्यूब होता है, क्यूब के आपको पता है कितने फलक होते हैं 6। अगर आप लूडो खेलते हैं तो कितना होता है 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो आता नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 6, और कितने सेंटीमीटर का दिया गया है, एन की वैल्यू कितना दिया गया 5, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो अब इधर आप सॉल्व करोगे तो 6 ऐसे हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 3, और 3 का आप क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे,
तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 6 कर दोगे यानी कि 9 छक 54 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि जो अगला नंबर है। सभी लोग अच्छे से थोड़ा सा करते चलिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और सभी लोग आंसर अपना शेयर किया करो, किसका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, यानी कि ऑप्शन अपना बताइए कि हाँ भाई कि सर हमारा 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही है, 20 क्वेश्चन सही है, 25 क्वेश्चन सही है। आप सभी लोग अपना कमेंट करके बताइए। ठीक है, लास्ट में इसमें बताइए, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अवरोही क्रम की बात कर रहा है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है माध्य और माध्यक होता है, या माध्य माध्यक और बहुलक होता है, माध्य और बहुलक होता है, बहुलक और माध्यक होता है। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि मीन, और माध्यक मतलब क्या होता है, मीडियन, और बहुलक मतलब क्या होता है, मोड। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका मीन, मीडियन और मोड, ये आपका प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके तीनों प्रभावित होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 96 नंबर की तरफ। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए 96 से देखते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो जब भी अगर आपसे छोटी संख्या की बात करता है, छोटी से छोटी की बात करता है, तो आपको मैंने ये बताया था, इसको क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम अगर आप निकालोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा जो भी एलसीएम होगा उसका मल्टीपल होना चाहिए और 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 4 से डिविजिबल देखोगे, सबसे छोटा पहले ऑप्शन देखते हो तो ये 44 दिया गया है। तो 44 तो 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए आपका ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है 333। 333 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। 444 जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए आपका 444 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे बड़ा वाला भी कट जाता है तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि छोटी से छोटी बात कर रहा है। अगर 444 ही आपको कट रहा है तो 4444 पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप देख कर भी ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखो, आप इसमें कंपटीशन एग्जाम में क्या कहता है, कंपटीशन एग्जाम ये कहता है कि आपका सही आंसर आना चाहिए, चाहे आप ऑप्शन से करिए या किसी मेथड से करिए या बेसिक मेथड से करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 97 नंबर की तरफ। 97 नंबर क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, यानी कि आपको मैंने 2020 के पेपर में भी दिखाया था सेम क्वेश्चन, इसी जैसे 2018 में मैंने दिखाया तो वो भी इसमें का क्वेश्चन, और 2017 में भी देखो यही क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन इस टाइप से 110% पूछा ही जा रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो हमें ये क्वेश्चन आने चाहिए, कैसे ये क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। अगर जो इस क्वेश्चन को पहले वाले वीडियो को, यानी कि 2020 का, 2018 का, इन दोनों वीडियो आपने देखा होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अंतःकोणों का योग ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, क्या, 2n -4 इंटू 90 डिग्री, 2n -4 इंटू 90 डिग्री। तो आपसे केस की बात कर रहा है, अगर पंचभुज की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या रख दो, n की वैल्यू 5। चतुर्भुज की बात करेगा तो क्या रख दोगे, 4। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 2 × 4, 2 × 5 करो, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, -4 और मल्टीप्लाई 90। ठीक है, 10 में से 4 आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 × 90 कर दो, कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, यानी कि 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 98 नंबर की तरफ।
आप देखो पेपर में आप इसके पहले वाला जो किया, सबसे पहला जब किया तो थोड़ा सा टफ लगा होगा, उसके बाद वाला उससे कम हुआ होगा, और इससे बाद वाला और कम हो गया। यानी कि अगर आप सारे वीडियो को देखते जाओगे तो आपको धीरे धीरे क्या नाम है क्वेश्चन करने की हैबिट हो जाएगी। इसमें ये पूछ रहा है एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, इसका मतलब 3/7 बाहर होगा। इसमें बोला गया जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। अगर 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो यानी कि 2/3 भाग अंदर रहेगा। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे इसको करोगे, आपसे ये बता दिया। देखो इसमें ये बोला कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा है, ठीक है, और इसमें भी 4/7 धंसा मिला है, 1/3 बाहर है। तो आप ये कर लो, जो कीचड़ के अंदर धंसा हुआ है उसको हम काउंट करके निकालते हैं तो हमारे पूरे खंभे की लंबाई पता चल जाएगा। इसमें क्या नाम है, मैंने खंभे की लंबाई मान लिया x है, पूरे खंभे की लंबाई हमने कितना मान लिया x। अगर 4/7 भाग धंसा हुआ है तो यानी कि 4/7 x हो जाएगा, यही होगा। और दूसरा आपसे ये बोला गया है इसमें से 1/3 भाग क्या नाम है बाहर है, 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो यानी कितने भाग बचता है, 2/3 भाग आपका बच जाता है, ठीक है। तो और कितना बचा रहता है, बाद में पता चलता है कितने मीटर खंभा बचा हुआ, 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में बचा हुआ है। तो यानी कि आप इज इक्वल टू 8 रख दोगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x और 7 तिरिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगी, यानी कि 21 मीटर की आपके खंभे की लंबाई है, ठीक है। तो 98 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21। अगर आपको इस तरीके से ना लगाना होता तो आप निकाल सकते थे, जैसे कीचड़ में जो धंसे हुए भाग ना रखकर आप बाहर निकले हुए भाग से निकालते, तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 99 के नंबर की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। इसको मैं साइड में कर देता हूँ ताकि यहाँ पे बता सकूँ। ए और बी इसने बोला 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, इसको कमेंट करके बताइए सभी लोग क्या आएगा। देखो इसने ये बोला ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 12। बी और सी कितना दिया गया है, 15 दिन में, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू रख दोगे 15। और सी और ए का कितना दिया गया, सी प्लस ए इज इक्वल टू दिया गया है 20। तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसका क्या करोगे, टोटल वर्क निकाल लोगे। तो जब भी अगर आपको ऐसे टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ये निकालना पड़ता है, पहले हमें ये निकालना पड़ता है टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम देखो, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, 15 से डिवाइड करो 15 चौको 60, 20 से डिवाइड करोगे 20 3 60, यानी कि 5 4 9 9 3 12, ठीक है। 12 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ए 2a हो जाएगा, बी 2b हो जाएगा, सी 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये 2 जो होता है 2/1 के रूप में लिखा जाता है, लेकिन ये क्या होता है, वर्क होता है। जब हम टाइम निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 2/1 की जगह क्या हो जाता है, 1/2 इज इक्वल टू, ये 5 आया था, ये हम 5 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आपका 10 ही लिख देते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ गया, 10। अब हमसे ये पूछा जा रहा है ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा। आप 10 पर आंसर नहीं लगा दोगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेले की बात कर रहा है तो हम किसको रखेंगे, बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो बी और सी का कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। तो बी प्लस सी की वैल्यू हम रख दिए 15 दिन। तो 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 10 3 30, 15 से डिवाइड करेंगे 15 दूना 30।
ए, बी और सी मिलकर एक दिन कार्य कितना है 3, और बी और सी का एक दिन कार्य कितना है 2, यानी ए अकेले कितना हो जाएगा 3 में से 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 1। अगर ए एक दिन में एक काम कर रहा है तो 30 काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, 30 दिनों की आवश्यकता होगी, यानी कि 30 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन यानी कि 100वें क्वेश्चन की तरफ। 100वां क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आपको। 100वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन यह दिया गया है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया है, क्या ये ऑप्शन आपका सही है? नहीं, ये आपका गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है। दूसरा दिया गया त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ और 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब हाफ त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा दिया गया कोण डी ई एफ का ऐसे दिया गया है क्षेत्रफल 1/3 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ये भी आपका गलत है। आपका ये चौथा ऑप्शन सही है, त्रिभुज के डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि 1 2 3 और 4 1/4 के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो सेम टू सेम 2020 में भी पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया था। ये तो डिक्टो, मतलब यहाँ इसमें तो क्वेश्चन भी चेंज नहीं है, मतलब अंक भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। इसमें कोई अंक भी नहीं चेंज है, ना क्वेश्चन का कोई लैंग्वेज चेंज है, सेम आपका वही क्वेश्चन है। ये इसमें बोला कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या है, बस यही आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट आप व्युत्क्रम का अंतर निकाल दो, यानी कि 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स वाई आपका एलसीएम हो जाएगा। x मल्टीप्लाई x से डिवाइड करोगे y हो जाएगा y, और y से डिवाइड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा यानी कि x हो जाएगा। तो y माइनस एक्स यानी x माइनस वाई का अंतर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, और इनका गुणनफल कितना दिया गया है? x y का 36 दिया गया है। तो 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 2020 वाले पेपर में भी कराया था। अगर जिन्होंने इसको लगाया था वो तो देख कर ही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि किसी अंक का गुणनफल 6 होना चाहिए, यानी कि कोई 2 अंकों का संख्या का जो गुणनफल होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, और 9 जोड़ने के बाद वही संख्या आपस में बदल जाए। जैसे अगर आप इसमें देखते हैं, अगर इसमें इस ऑप्शन को देखते हैं 43 को जैसे सपोज देखते हैं, तो 4 3 12 ये तो हो नहीं सकता है, या 3 और 4 अगर दिया रहेगा 3 4 12 अभी भी 6 नहीं हो सकता है। इसका देखते हैं तो 2 3 6 ये हो सकता है। इसको इसमें 9 जोड़ते हैं तो 23 9 कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। अब देखो अगर आप इसको आपस में बदल देते हैं तो कितना हो जाता है? 23 हो जाता है, और आपस में बदल देते हैं तो 32 हो जाता है, और 23 में 9 प्लस कर देते हैं तब भी आपका आपस में बदल जाता है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप यहाँ वहाँ से ना करके डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लो, क्योंकि ऑप्शन से उठाने पर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 103 नंबर की तरफ चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, उसका क्या उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा और उस वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो 103 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 103 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उस वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अगर आयत चित्र में आयत की ऊंचाई की दर्शाता है तो उस वर्ग की बारंबारता के बारे में दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 104 नंबर की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक रचनात्मक कक्षा में कि शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए।
इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 104 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको बताइए सभी लोग। अगर आपको रचनात्मक, देखो इसमें ये बोला जा रहा है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। मतलब शिक्षकों को हमेशा ये देखना चाहिए विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, यानी कि सूत्र रटने के कहना, यानी कि आपका इसमें क्या कह रहा है, आपको सूत्र रखने के लिए नहीं, इसमें रचनात्मक मतलब इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है, उसको ना कि याद करने के लिए, उसको रखने की बताया जा रहा है। तो सूत्र, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ठीक है ना। तो इसमें आपको, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 105 नंबर की तरफ मूव करते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। कोटिपूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कि दो कोणों का योग, यानी कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वह आपका कोटिपूरक कोण होता है। एक आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वह आपका संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, इसमें से कौन से दो ऑप्शन को उठाया जाए जिनका अंतर 40 डिग्री आ जाए। तो अगर आप इसमें देखते हो कि 90 से माइनस करके आप दोनों को देखते हैं, जो भी आएगा उनको दोनों का अंतर करके 40 आना चाहिए। अगर आप इसमें देखते हैं 95, ये जैसे आपका 25 दिया गया है, तो 90 में से 25 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 65 आ जाएगा ना, आपका कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 90 में से 65 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इनका आप अंतर करते हो, इनका अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करो 0, 6 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा 4, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी अगर आपसे कोटिपूरक कोणों की बात करेगा तो आप हमेशा क्या करोगे, 90 से आप माइनस कर दोगे, बस 90 से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका कोटिपूरक कोण निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 105 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 106 नंबर की तरफ। क्लासेस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए 106 नंबर में देखते हैं, 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका शेषफल क्या है। तो शेषफल क्या होता है, शेषफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, यानी कि जो आपका 12 10 12 को 12 से डिवाइड करने के बाद आपका इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, मैं तो आपको ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे करके देख सकते हो, 12 से 12, 12 बन जाए 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, अब डिवाइड नहीं होगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये 0 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये 50 हो जाएगा। और इसके बाद आप सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दोगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 106 का कौन सा आ जाएगा, 106 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 107 नंबर की तरफ। 107 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, विद्यार्थी में से क्या आंकना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 107 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति जो होती है वो आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 108 नंबर की तरफ। इसमें कह रहा अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, मतलब जो आपका अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है, इसका प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था, या मैं आपको जब आगे मीन मीडियन मोड पढ़ाऊंगा तो उसमें एक होता है रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, परिसर। परिसर मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या करते हैं, तो जो निकल कर आता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यानी कि इसमें आपका 108 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 190 नंबर की तरफ।
109वां नंबर क्या है, ये भी क्वेश्चन देखो आपका रिपीट है, यानी कि 2018 के पेपर में आया था। कल ही मैंने आपको बताया था इसी समय कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। कुछ क्वेश्चन आप देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो रिपीट वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बस आप सारी क्लासेस को रेगुलर आप लेते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करोगे, ये देखो, किसी संख्या का 3/4 हो, हमें वो संख्या नहीं पता तो हमने वो संख्या x मान लिया, x का 3/4 का 2/3 इज इक्वल टू 24 दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, या तो आप काटना हो तो काट भी सकते हो, और नहीं काटना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे काटना है तो कैसे काटोगे, ये 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 24 गुणे 2 कर दोगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 48 हो गया। उसी संख्या का मतलब ये जो संख्या आया है इसका 1/4 यानी कि मल्टीप्लाई 1/4 कर दोगे, तो 4 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 12×4 = 48 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 111 नंबर की तरफ। आप सभी लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिएगा, ताकि आगे आप जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको ये चीज़ें पता रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 7+2 √10 का वर्गमूल है। आपसे ये पूछा जा रहा है ये किसका वर्गमूल है, यानी अगर आप ये देखते हो पहले संख्या का वर्गमूल है, या दूसरे का वर्गमूल है, या इसका वर्गमूल है, या इसका वर्गमूल है, ये पूछ रहा है किसका ये वर्गमूल है। तो आप एक ऑप्शन को किसी का भी उठा के अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कैसे, आप इसमें देखोगे तो 6 × 1, 6 का नम 6, ये 6 यहाँ पे 10 चाहिए था तो ये तो हो नहीं सकता। 3 × 2, 3 दूनी 6, ये यहाँ पे भी 6 नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे 5 दूना 10, अंडर रूट में 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही अंडर रूट में है तो ये भी नहीं हो सकता। ये 5 दूना 10 ये हो सकता है। तो मैं इसको आपको करके पूरा दिखा देता हूँ, आपको मैं एज पर ऐसे समझा रहा हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है पूरा रीचेक करने के लिए, आपको ये पता है कि a+b का होल स्क्वायर बन गया, तो पहले क्या बन गया, a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, प्लस b का स्क्वायर तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 5 बचेगा, प्लस 2ab यानी कि 2, और ब्रैकेट में ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 2ab यानी कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो अब इसको आप ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो आपका ये आंसर 7+2 अंडर रूट 10 दिया गया है। कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद, सी ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद 7+2 अंडर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 112 नंबर की तरफ। 112 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्यांकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। इसका मुख्य श्रेय क्या था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 112 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 112 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा R.A. फिशर को, R.A. फिशर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 113 नंबर की तरफ। 113 नंबर ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 हो तो वह संख्या है। तो आप इसको बताइए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आप आंसर करके बताइए। हम थोड़ा तब तक पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको बताइए। चलिए इसको बताइए फटाफट। देखो आप सभी लोग समझ जाओगे बहुत अच्छे से, बस आप प्रयास थोड़ा सा करते रहिए हमारे साथ, बस ऐसे रेगुलर आप बने रहिए। बस बस 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे का आप हमें समय दे दीजिए। 1 घंटे में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 1 घंटे में आपको चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाऊंगा।
ठीक है। बस आप मुझे 2 घंटे अपना दीजिए, इस 2 घंटे में आपको मैथ बहुत अच्छा मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट 9 से 10 करा रहा था, अब आज से आपके क्या नाम है 10 से 11 क्लासेस चलेगी, तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखो कैसे इसको करोगे। इसने बोला किसी संख्या का 60% यानी x का 60%, एक्स मल्टीप्लाई 60/100 का 3/5 का 3/5 कितना दिया गया 36 दिया गया है। तो वह संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 20×3 = 60 हो जाएगा, 20×5 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखोगे 3 से ये 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 3×3 = 9 हो जाएगा, और 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना 9×4 = 36 हो जाएगा। 5×5 करोगे 5×5 = 25, 25 × 4 कर दोगे तो 25×4 = 100 हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 113 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का सही था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर की तरफ। 114 नंबर किसे 114 नंबर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। पाई है एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है या पूर्णांक संख्या है। तो ये तो आपको सिंपल सा ही पता है कि पाई आपको जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है, यानी 114 का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब पूर्णांक संख्या, ये मैं आपको सब पूरा बताऊंगा नंबर सिस्टम में, ठीक है। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और जितने भी आपका वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, यानी कि नंबर सिस्टम यानी कि आज ही पढ़ाऊँगा, तो काफ़ी चीज़ें आज ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 115 नंबर। a/3 = b/4 = 6/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितना दिया गया 3, b के 4, c का 7 दिया गया है, ठीक है। तो 3 + 4 + 7/7, तो 7 4 11 3 14 हो जाएगा, 14/7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 115 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 116 नंबर की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 378 × 236 × 459 × 312 में इकाई का अंक होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखो जब भी अगर आपको इकाई अंक निकालने के लिए बोलता है तो आपको कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल से इकाई अंक निकालने का ये होता है कि जो भी आपके इकाई अंक पर अंक है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो बस, ठीक है। जैसे 2 × 9 करोगे 2 9 18 हो जाएगा, तो 18 में इकाई अंक क्या आ जाएगा सिर्फ 8 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 में तो कितना हो जाएगा 8 × 48 हो जाएगा। फिर इकाई अंक इसमें क्या मिल गया 8, तो 8 से फिर इसमें कर दोगे तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी इकाई अंक इसमें कितना आ जाएगा 4, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 116 का आपका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 117 नंबर की तरफ। आप सभी लोग अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लास्ट में क्लास ओवर होने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर, जो आप लाइव चैट में नहीं, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। क्लास आपको कैसे लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि आप देखो एक टीचर को एक क्लास बनाने के लिए कितना मेहनत लगती है, कितना आपको पढ़ाने के लिए पूरा समझाना पड़ता है। आपको सिर्फ एक 10 सेकेंड का काम रहता है अपना फीडबैक देना, क्योंकि जब तक अगर आप फीडबैक नहीं देते हो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी मेहनत अच्छी है या बुरी है, जो भी है वो आपके बताने से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 12, LCM 72 है, तो यदि इन संख्याओं का योग 60 हो
तो इनमें से एक संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसको मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता दूंगा। आपको एक चीज़ ये पता है कि HCF 12 मतलब आप समझ रहे हो कि HCF 12 तब होगा जब दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, यानी कि जो दो संख्याएं की बात कर रहा है कि दोनों संख्याओं में जब तक 12 नहीं होगा तब तक वह HCF 12 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखते या 12 और 24 को अगर हम लेते हैं तब भी 12 मिलेगा, और 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36, 12 और 36 को लेते हैं तब भी आपको 12 मिलेगा, 24 और 36 को लेते हैं तब भी आपको 12 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, बढ़ते हैं 36, तब भी आपका यही होगा HCF 12। अब 12 और 24 को लेते हैं तब भी आपका 12 ही होगा, 12 और 36 को लेते हैं तब भी आपका HCF क्या होगा? 12 होगा। लेकिन इसने ये बोला है कि एलसीएम 72 होना चाहिए। लेकिन अगर 12 और 24 का संख्या लेते हैं तो एलसीएम 72 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 12 और 24 में 24 ही आपका एलसीएम हो जाएगा, तो हम 12 और 24 को नहीं ले सकते हैं। अगर 12 और 36 को लेते हैं तब भी 12 और 36 में एलसीएम 36 ही हो जाएगा, 12 और 36 को भी हम नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब अगर हम 24 और 36 को लेते हैं तो 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 36 है, तो 36 दूना कितना होता है? 72 होता है, 24 तिरिक 72 होता है, 36 दूना 72 होता है, यानी कि एलसीएम जो है 36 आ जाएगा। इसका फैक्टर करोगे तो 12 दूनी 24 होता है और बढ़ते हैं 36 होता है, यानी कि अगर एचसीएफ आप देखते हो तो एचसीएफ भी आपका 12 आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मेट तो क्लियर हो गया, लेकिन एक और इसमें कंडीशन दिया गया है, उन दोनों संख्याओं को योग करने के बाद कितना 60 आना चाहिए। तो 24 + 36 करोगे क्या 60 आ रहा है? तो 6 + 4 करोगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 + 2 करोगे कितना? 5, 5 + 1 करोगे 6, यानी कि आपका ये भी आपका फॉलो कर रहा है, यानी कि तीनों आपका फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से एक संख्या है, तो एक संख्या 24 है, एक संख्या आपकी 36 है। तो आपके ऑप्शन में 24 और 36 में क्या दिया गया है? आपके इस ऑप्शन में 24 दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 118 नंबर की तरफ। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी हैं और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसमें ये दिया गया है, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि 29 गुणे 4 29 × 4 ज्ञात कीजिए कि एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 × 4 उतारा तथा नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। यानी कि इतना आपको लिखने के बाद इस प्रकार से उसने हल किया। ठीक है, इस प्रकार से उसने हल किया। तो अब इस कंडीशन में आप क्या सोचोगे, आप क्या कहोगे? यानी कि उसका नंबर गलत करोगे या उसका चेक करोगे या उससे पूछोगे? शिक्षक द्वारा क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षक द्वारा पूछा ये जा रहा है कि विद्यार्थियों क्या करो? 0 अंक देने चाहिए कि तुमने गलत क्यों उतारा है या गलत तुमने लिखा क्यों है। दूसरा इसमें दिया गया उस विद्यार्थियों से कक्ष में सतर्क रहने का कहकर 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थियों को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया गया, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा था। तो सबसे पहले अगर विद्यार्थी ने लिखा है और कोई लॉजिक से उसने आंसर बताया है, कुछ भी बताया है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा था। या कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम मतलब एक टीचर ही है क्वेश्चंस को लिख रहा है, बुक में अलग है और लेकिन टीचर उसको गलत देख रहा है तो वो गलत लिख कर रहा है, कुछ भी ऐसा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है कि डायरेक्ट अंक नहीं 0 करना चाहिए, पहले हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें क्या ऐसा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, उसके विक्रय मूल्य के कितना है? 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है, लाभ होगा या हानि होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे क्या बोला गया है कि जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वो जो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि आपने खरीदा कितने रुपए में था? यानी कि सीपी जितना था आपका 3 रुपये में था और एसपी कितने में था? 2 रुपये में था। ठीक है, तो अगर आप ये देखते हो कितने का लॉस होता है? 1 रुपये का लॉस होता है। किससे? इस
₹3 से। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने ₹3 खरीदा था, ₹2 में बेच रहे थे, ₹1 का ऐसे ही आपको लॉस दिख रहा है, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको बताइए। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग इसको करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं कैसे इसको आप करोगे। आपसे ये बोला जा रहा है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर है, लेकिन इसने बोला लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर हमने चौड़ाई को x मान लिया तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर इसका परिमाप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका परिमाप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2l प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप निकालोगे तो 2l प्लस बी, l मतलब कितना दिया गया है, l मतलब आपका दिया गया 2x दिया गया, और ये आपका ये कितना b कितना दिया x, तो यानी x प्लस 2x ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपसे ये बोला जा रहा है उसकी ऊंचाई कितना दिया है, 11 मीटर दिया गया है। उसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, 11 मीटर। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी तो ये हो गया, एच आपका कितना है, 11 मीटर है तो आप 11 लिख देंगे, और ये पूरा कितना दिया गया, 660 मीटर स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 660। तो आप इसको 11 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 11 छक्का 66 यानी कि 60 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स करो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो 4x प्लस 2x करेंगे कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 10 मतलब आपको पता चल गया चौड़ाई कितना आ गया, 10। अब लंबाई इसने बताया दिया दुगना है, तो यानी कि 10 गुणे 2 कर दोगे तो यानी कि चौड़ाई कितना, लंबाई कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया छत का क्षेत्रफल। तो जब छत का क्षेत्रफल, अगर छत अकेले का क्षेत्रफल पूछा गया है तो आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयताकार छत होता है। तो जब सिर्फ ऊंचाई नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 20 गुणे 10 कर देंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज आज आपके टॉप 30 क्वेश्चन, यानी कि जो 2017 में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट में। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस आपका थोड़ा सा दायित्व ये है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, बस थोड़ी देर आप लोग रेस्ट करिए, उसके बाद आप 10:05 से आप अपनी मैथ की क्लास दूसरी लीजिए, जो चैप्टर वाइज, यानी आज का जो पहला चैप्टर होगा वो आपका नंबर सिस्टम होगा। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आज आप देखिए। ठीक है, सभी लोग लगातार क्लासेस में बने रहिएगा। हम आपको लास्ट में आपको ये जितने भी आपको क्लासेस करा रहे हैं इन सब की PDF मैं आपको दूंगा विथ सॉल्यूशन। ठीक है, ये ई बुक लिखने का यही अर्थ है कि आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसका सारा सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।